उत्तराखंड की खबरों की, जहां देहरादून में पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट की आज अहम बैठक होनी है। सुबह 11:30 बजे से यह मीटिंग शुरू होगी। कैबिनेट की बैठक में सप्लाई डिपार्टमेंट की ओर से प्रस्ताव भी आ सकता है। बता दें कि पशुपालन विभाग भी महत्वपूर्ण प्रस्ताव ला सकता है। निराश्रित गोवंश के लिए नई योजना सरकार ला सकती है। तो इस बार के कैबिनेट के बैठक में प्रकृति को लेकर सबसे ज्यादा जो फैसले हैं वो लिए जाने हैं। इन प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। हालांकि विकास जो है सबसे पहला एजेंडा है सरकार का, और इस पर भी जो प्रस्ताव पेश किए जाएंगे उन पर मुहर लग सकती है। 11:30 बजे बताया जा रहा है जब ये मीटिंग शुरू होगी। धामी कैबिनेट की बैठक होगी आज। तमाम मंत्री इस बैठक में मौजूद रहेंगे। कैबिनेट मंत्री इस बैठक में मौजूद रहेंगे और अपनी अपनी राय देंगे प्रदेश के विकास को लेकर। लालकुआं की नगीना कॉलोनी के 400 परिवार पर संकट आ गया है। रेलवे ने 400 परिवारों को नोटिस दिया है और रेलवे की जमीन को खाली करने को कहा गया है। नोटिस का समय भी पूरा हो रहा है और दूसरी ओर नगीना बस्ती के लोगों ने हाई कोर्ट में याचिका भी लगाई थी, लेकिन कोर्ट ने भी रेलवे के नोटिस को सही ठहराया है। वहीं लोगों ने घरों को बचाने के लिए प्रदर्शन शुरू कर दिया है। तो आज नोटिस का समय पूरा हो रहा है। 400 परिवारों के सामने बड़ा संकट देखने को मिल रहा है। हालांकि इन परिवारों की तरफ से हाईकोर्ट में याचिका भी लगाई गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने रेलवे की जमीन के लिए जो नोटिस दिया गया परिवारों को वो सही बताया है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र नेगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, जरा बताइए क्या कुछ ये पूरा मामला है। अब ये कहा जा रहा है कि 400 परिवारों पर संकट मंडरा रहा है। बिल्कुल, रेलवे ने ये नोटिस सर्व किया है। लालकुआं से करीब 2 किलोमीटर आगे नगीना का कॉलोनी है और इस पर इन लोगों का कहना है कि ये सालों से बसे हुए हैं। कोई कह रहा है कि 50 साल से बसे हुए हैं, कोई कह रहा 60 साल से बसे हुए हैं। और इन लोगों का दावा है कि कुछ साल पहले तक जो फॉरेस्ट के ऑफिसर्स थे वो पहुंचते थे और वो नोटिस सर्व करते थे कि ये जमीन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की और इसे खाली किया जाए। और अब पिछले 10 सालों से लगातार रेलवे उनको परेशान कर रहा है कि ये जमीन उसकी है। यानी लैंड का स्टेटस यहाँ पर भी क्लियर नहीं है, यानी कि रेलवे ये जमीन असल में किसकी है। लेकिन असल बात यह है कि रेलवे को एक्सपेंशन करना है, कुछ नई ट्रेनें लालकुआं स्टेशन से शुरू करनी है, तो ऐसे में रेलवे को जमीन की जरूरत है। और ये रेलवे स्टेशन से सटी हुई, पिट लाइन से सटी हुई पूरी की पूरी जमीन है और कच्ची बस्ती इसमें बसी हुई है और 400 से ज्यादा परिवार इसमें रहते हैं। तकरीबन 5000 से ज्यादा आबादी है, तो लोग अच्छे खासे प्रभावित हो रहे हैं। अगर ये पूरी की पूरी कॉलोनी हटती है तो ये लोगों के सामने बेघर होने का संकट मंडरा रहा है। ये लोग स्थानीय जनप्रतिनिधियों के पास भी गए, विधायक के पास गए। इसके साथ ही शैलेंद्र ये भी बताएं कि जब आप वहां पर गए और उनसे आपने जब बातचीत की तो उनकी क्या मांग है सरकार से? देखिए, उनकी यही डिमांड है कि क्योंकि ये जमीन रेलवे की नहीं है और रेलवे से वो बार बार आरटीआई से पूछते हैं कि आपके पास क्या नक्शा है, मालिकाना हक की क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, तो रेलवे कोई भी डॉक्यूमेंट आरटीआई के जरिए इन लोगों को नहीं देता है। तो ऐसे में इनका बेहद साफ कहना है कि जहां पर वो रह रहे हैं सालों से, वो उनकी जमीन भले ही ना हो, वो ही फॉरेस्ट की लैंड हो, लेकिन उस जमीन से रेलवे उन्हें नहीं हटा सकता। तो अब ये लोग सुप्रीम कोर्ट जाने का मन बना रहे हैं। आज जो है रेलवे का जो नोटिस था उसकी मियाद पूरी हो रही है, तो ऐसे में रेलवे जल्द ही। शैलेंद्र, एक छोटा सा और सवाल शैलेंद्र, क्योंकि आज ये समय पूरा हो रहा है, जो नोटिस का समय दिया गया वो आज पूरा हो रहा है। अब 400 परिवार जो है वो कहाँ जाएगा, उनका क्या कहना है, प्रशासन का क्या कहना है, क्या व्यवस्था की जाएगी इन लोगों के लिए? देखिए, अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है। इनका रिहेबिलिटेशन कैसे होगा, इस तरह की कोई रणनीति नहीं बनाई गई है। इनको कहाँ भेजा जाएगा, कहाँ रखा जाएगा, किन शेल्टर्स में रखा जाएगा, कोई व्यवस्था नहीं है। और हालांकि अभी आज नोटिस का दिन पूरा हो रहा है, लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से अभी रेलवे को जो सिक्योरिटी मुहैया कराई, बिल्कुल अब देखना ये होगा शैलेंद्र की परिवार क्या सुप्रीम कोर्ट जाएगा या फिर प्रशासन की तरफ से कोई रास्ता निकाला जाएगा। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। वैसे तो सरकार के अधिकारी 300 से ज्यादा मजारे गिराने का दावा कर रहे हैं, लेकिन कुमाऊं की सबसे बड़ी मजार पर कार्रवाई से अधिकारी बच रहे हैं। आखिर क्या है ये पूरा मामला और क्या कुछ इसकी वजह बताई जा रही है, आप ये रिपोर्ट देखिए और इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। सीएम धामी के आदेश के बाद लगातार गिरती इन मजारों के आगे वक्फ बोर्ड आ गया है। खासतौर पर कुमाऊं के काठगोदाम में बनी सबसे बड़ी सरकार शेर अली शाह की दरगाह का मामला वन विभाग के अधिकारियों के गले गले आ गया है, क्योंकि मजार का एक मामला जहां कोर्ट में चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ
वक्फ बोर्ड ने भी इस पर अपना हक जता दिया है। ऐसे में अधिकारियों को समझ नहीं आ रहा कि आखिर कार्रवाई की जाए तो क्या की जाए। एक संरचना बची हुई है तो उसमें अभी कोर्ट में वो मैटर सब जुडिस है, तो पैरवी की जा रही है। जैसे कोर्ट से आदेश मिलेगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इस सब कानूनी दांवपेचों के बीच वन विभाग ने इस मजार को नोटिस जारी कर दिया है और पुलिस के अधिकारी भी कानून के मुताबिक मजार को हटाने का दावा कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में लगातार ये कार्रवाई कुमाऊं रेंज में चल रही है। आज भी बड़े पैमाने पे ये कार्रवाई चलेगी। नैनीताल हो, हल्द्वानी हो, रामनगर है, इधर रुद्रपुर है, सितारगंज है, इस तरह से कुछ क्लस्टर्स एरिया नोटिफाई हमने किए हुए हैं। काठगोदाम में मौजूद सरकार शेर अली शाह की दरगाह की दूर दूर तक मान्यता है। पश्चिम बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक के जायरीन यहाँ दुआ करने पहुँचते हैं। लेकिन वन विभाग के सामने दोहरी दिक्कत है, क्योंकि मजार से लगा हुआ ही हनुमान जी का मंदिर है। ऐसे में अगर मजार पर बुलडोजर चला तो मंदिर पर भी सवाल उठने तय हैं। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। उत्तराखंड में शत्रु संपत्तियों पर एक्शन शुरू हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की अगर बात की जाए तो निर्देश पर यह कार्रवाई भी शुरू हुई है। उत्तराखंड में 69 चिन्हित शत्रु संपत्ति हैं और अब इन राज्य सरकार के गृह विभाग ने कब्जे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। मसूरी की कैमल रोड पर सरकार ने कब्जा लिया है। करीब 1680 वर्ग मीटर जमीन को कब्जे में लिया गया है। वहीं नैनीताल में मेट्रोपोल स्थित शत्रु संपत्ति में कब्जाधारियों को भी नोटिस जारी किया गया है और जल्द ही इस पर भी राज्य सरकार की तरफ से कब्जा किया जाएगा। यहाँ पे भी 69 शत्रु संपत्तियों की लिस्ट जिलाधिकारियों को भेजी गई है और उनसे कहा गया है कि आप इसका सर्वे करके उसका वैल्यूएशन करके फिर जो लोग अगर किसी का कब्जा है उनको नोटिस देंगे और उसके बाद भारत सरकार में वो संपत्ति वेस्ट हो जाएगी। चमोली के हेलंग बाईपास निर्माण कार्य से रोक हट गई है और जोशीमठ भू धंसाव के बाद निर्माण कार्य रोका गया था। टेक्निकल एजेंसियों की रिपोर्ट के बाद शासन की तरफ से फिर से निर्माण काम की परमिशन दी गई है। जोशीमठ शहर को बाईपास करेगा बद्रीनाथ हेलंग मार्ग। तो बता दें कि फिर से एक बार ये बाईपास निर्माण का जो काम है वो शुरू हो गया है। हालांकि जोशीमठ में समस्याएं देखने को मिल रही थी, घरों में दरारें पड़ रही थी, जिसके बाद कंस्ट्रक्शन से जुड़ी सारे कामों पर रोक लगा दी गई थी कोर्ट के अगले आदेश तक। लेकिन एक बार फिर से यहां का जो कार्य है वो शुरू हो जाएगा। जोशीमठ में भू धंसाव की वजह से हालांकि ये जो कार्य है वो रोका गया था। हेलंग बाईपास निर्माण कार्य का जो काम है एक बार फिर से शुरू हो गया है और अब ये रास्ता जो है मदद मिलेगी इस रास्ते से बद्रीनाथ तक जाने के लिए। दीपांकर भट्ट हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपांकर, एक बार फिर से यहाँ पर काम जो है वो शुरू हो गया है, लेकिन कुछ गाइडलाइंस जरूर जारी की गई होंगी इन चीजों के लिए। बिल्कुल, क्योंकि 2 जनवरी को इसी साल जब जोशीमठ में जमीन धंसने की खबरें आनी शुरू हुई और फिर 5 तारीख जनवरी को यहां पर रोक लगाई गई थी और कई किसी तरह के कंस्ट्रक्शन में फिलहाल वहां पर रोक थी, लेकिन जो हेलंग और बद्रीनाथ का ये जो बाईपास है इसके निर्माण पर भी रोक लगी थी। बीआरओ इस सड़क को बना रहा है। अब यहां पर जो डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है उसने इसमें पूरी जांच करवाई कि क्या इस बाईपास के बनने से जोशीमठ पे कोई खतरा आएगा या नहीं आएगा। लेकिन अब रिपोर्ट्स में कहा गया, एजेंसीज की जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि इससे जोशीमठ पर कोई खतरा नहीं आएगा, इसलिए बाईपास बनाया जा सकता है। डीएम चमोली को कह दिया गया है कि इस पे अब कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया जाए तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन अब इस पर आगे काम शुरू कर पाएगा। तो जोशीमठ को लेकर जिस तरह की अलग अलग बातें थी कि जोशीमठ धंस रहा है या फिर उसमें एनडीएमए की रिपोर्ट का भी इंतजार है कि एनडीएमए उसमें क्या रिपोर्ट देता है, धंसने की वजह क्या है। लेकिन ये जो बाईपास है जो बद्रीनाथ, हेलंग और मारवाड़ी से होते हुए जाएगा, इसका जोशीमठ पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। ये यहां पर डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से कहा गया है। जी दीपांकर, और ये भी है क्योंकि जिस तरीके से जोशीमठ शहर से बाईपास निकाला जाएगा बद्रीनाथ के लिए, तो ये भी कहा जा सकता है जो बद्रीनाथ जाने वाले यात्री हैं यानी कि उनको जोशीमठ के अंदर एंटर नहीं करना होगा इससे फिर तो। अब बिल्कुल
ये इसीलिए इस बाईपास को यहां पर बनाया जा रहा था कि जोशीमठ या फिर बद्रीनाथ जाने वाला जो ट्रैफिक है उस ट्रैफिक का लोड जोशीमठ पर ना पड़े, यात्रियों को सुविधा हो, वो सीधे हेलंग बाईपास होते हुए मारवाड़ी निकल सकें। तो इसी को देखते हुए इस पर आप बाईपास का काम शुरू हुआ था। बाईपास का काम चल भी रहा था, लेकिन जोशीमठ जब धंसना शुरू हुआ इसी साल जनवरी की शुरुआत में, तो 5 जनवरी को रोक लगी थी। लगभग 4 महीने की रोक के बाद अब जब पूरी रिसर्च हुई है एजेंसीज की तरफ से कि इस बाईपास के बनने से जोशीमठ पर कोई असर नहीं पड़ेगा, तो अब ये दोबारा से यहां पर काम शुरू होगा। बिल्कुल दीपांकर, इससे यात्रियों को भी काफी राहत मिलेगी। बहुत शुक्रिया दीपांकर इस पूरी जानकारी के लिए। देहरादून से खबर मिल रही है, यहां पर 24 आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ है। शासन से लेकर डीएम लेवल तक फेरबदल किया गया है। एसीएस मनीषा पवार को राजस्व परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है। एसीएस आनंद वर्धन को वित्त विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। प्रमुख सचिव आरके सुधांशु को शहरी विकास का चार्ज दिया गया है। नितेश झा को ग्राम विकास सचिव बनाया गया है। अरविंद को पेयजल विभाग सौंपा गया है। वहीं सचिन कोरवे को सिविल एविएशन का जिम्मा दिया गया है। पंकज पांडे को पीडब्ल्यूडी का सचिव बनाया गया है। इसके साथ ही पंकज पांडे को डीजी खनन का चार्ज दिया गया है। हरिचंद्र सेमवाल को सचिव मानवाधिकार आयोग बनाया गया है और साथ ही शरणगम को वित्त सचिव बनाया गया है। दीपेंद्र चौधरी को सचिव कृषि का जिम्मेदारी दी गई है। विनय शंकर पांडे को सीएम सचिव बनाया गया है। धीराज गब्रियाल को हरिद्वार के नए डीएम नियुक्त किए गए हैं। आईएएस वंदना को नैनीताल का डीएम बनाया गया है। विनीत तोमर को अल्मोड़ा का नया डीएम बनाया गया है। तो 24 आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर की लिस्ट सामने आ गई है और किस अधिकारी को कौन सी जिम्मेदारी दी गई है ये भी हम आपको बता रहे हैं। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ सूबे की इकलौती रिजर्व लोकसभा सीट है। रिजर्व होने के बाद इस सीट पर भले ही अब तक मुख्य मुकाबला बीजेपी के अजय और कांग्रेस के प्रदीप टम्टा के ही बीच रहा हो, लेकिन इस बार दोनों दलों में उम्मीदवार बदलने को लेकर चर्चाएं तेज हैं। लोकसभा चुनाव में अब साल भर से भी कम का समय बचा है। ऐसे में राजनीतिक दलों ने हर सीट पर उम्मीदवारों को परखना शुरू कर दिया है। बात अगर अल्मोड़ा लोकसभा की करें तो ये सूबे की अकेली ऐसी सीट है जो अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है। 2009 में रिजर्व होने के बाद इस सीट पर जहां हर बार बीजेपी ने अजय टम्टा पर ही दांव खेला, वहीं कांग्रेस ने प्रदीप टम्टा पर भरोसा जताया। कांग्रेस के प्रदीप टम्टा इस सीट पर 2009 से 2014 तक सांसद रह चुके हैं, जबकि बीजेपी के अजय टम्टा 2014 से लगातार 2 बार सांसद बन चुके हैं। लेकिन इस बार अल्मोड़ा लोकसभा में उम्मीदवारों को बदलने की हवा काफी तेज है। हमारा कैंडिडेट कौन होगा और विपक्ष को क्या कर रहा है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। संगठन का काम है। संगठन 51% से ज्यादा वोटों की अपनी दावेदारी करेगा और इतने वोटों को कलेक्ट करने के लिए हमने जो भी योजना बनानी वो बनाएंगे। रिजर्व सीट होने के कारण भले ही दोनों प्रमुख दलों के पास चॉइस बहुत ज्यादा नहीं है, फिर भी ये चर्चा जोरों पर है कि अजय और प्रदीप टम्टा के विकल्प की तलाश की जा रही है। बीजेपी से जहां अजय टम्टा का विकल्प कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य को माना जा रहा है, वहीं कांग्रेस से नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का नाम भी गाहे बगाए उठता ही रहता है। इस बात का उत्तर केवल करण मेहरा दे सकते हैं, संगठन श्री करण मेहरा दे सकते हैं। और हमारे वहाँ पार्लियामेंट का तय करने का काम केंद्रीय नेतृत्व करता है। बदलाव की इस चर्चा में कितना दम है ये तो वक्त तय करेगा, लेकिन इतना जरूर है कि 2024 के रण के लिए दोनों दल अपने सबसे मजबूत नेता को चुनावी अखाड़े में उतारना चाहेंगे। अल्मोड़ा से किशन जोशी के साथ पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। कर्नाटक की जीत के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा दिल्ली दौरे पर हैं और एक साल से अध्यक्ष का काम बिना टीम के चल रहा है, पर अब चर्चा है कि जून में करण मेहरा को नई टीम मिल जाएगी ताकि लोकसभा चुनाव से पहले नेताओं को काम सौंपा जा सके। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा को 2022 में हुई चुनावी हार के बाद पद तो मिला, लेकिन टीम अब तक नहीं मिल पाई। करण मेहरा की टीम में महामंत्री, उपाध्यक्ष, सचिव तय नहीं है। टीम पर फाइनल मोहर दिल्ली से लगनी है और प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा के दिल्ली दौरे के बाद उम्मीद है कि नई टीम के नए नामों का ऐलान जून महीने के पहले हफ्ते तक हो जाएगा। इस वक्त एकमात्र उपाध्यक्ष का काम देख रहे मथुरा दत्त जोशी के मुताबिक नई टीम के लिए हर लेवल पर राय मशवरा हो चुका है। इसमें केंद्रीय नेताओं से और पार्टी के हमारे प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं से विचार विमर्श
भी कर लिया गया है, कुछ लोगों से विचार विमर्श होना भी है। जैसे विचार विमर्श कंप्लीट हो जाएगा, मैं समझता हूं कि इस महीने के अंत तक या अगले महीने की मध्य तक हम निश्चित रूप से प्रदेश की कार्यकारिणी को घोषित कर देंगे। कांग्रेस संगठन के 26 जिलों में नए जिलाध्यक्ष बन चुके हैं और अब तमाम नए पुराने चेहरों की नजर उपाध्यक्ष, सचिव और महामंत्रियों के पद पर है। लगातार 2 लोकसभा और 2 विधानसभा चुनाव हार चुकी कांग्रेस के सीनियर नेता और कार्यकारी अध्यक्ष रणजीत रावत का कहना है कि नई टीम आने से असमंजस खत्म होगा, नेताओं को अपना रोल पता होगा और पार्टी का काम आगे बढ़ेगा। पुराने लोगों में कोई भी है उसको ये पता नहीं है कि मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, और जो नए लोग शामिल किए गए उन्हें अभी तक अनुमोदन नहीं मिला, उनके नाम शामिल नहीं है, तो वो अपना कार्य उतने जोश से और उससे नहीं कर पा रहे हैं। तो नई कार्यकारिणी आ जाएगी तो निश्चित रूप से संगठन की को गति मिलेगी और पार्टी अपने कामों को सुचारू रूप से कर पाएगी। पहले हिमाचल और अब कर्नाटक के नतीजों के बाद उत्तराखंड के कांग्रेस नेताओं में उम्मीद जगी है, पर नई टीम के फाइनल होने के लिए यहाँ भी नजर दिल्ली हाईकमान पर टिकी है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। टिहरी जिले के चंबा ब्लॉक के बागी मैठान गांव में 15 अगस्त 2014 में बादल फटने से भारी तबाही मची थी और कई एकड़ कृषि भूमि, घर बर्बाद हो गए थे। लेकिन आज भी आपदा वाले इलाके में ना तो सुरक्षा दीवार का निर्माण हुआ, ना ही पुलिया और रास्ते बनाए गए, ना ही परिवार का स्थापना किया गया और प्रशासन आज तक सिर्फ आश्वासन देकर ही काम चला रहा है। और स्थिति जैसे की तस बनी हुई है। सिंचित असिंचित कृषि कुछ प्रभावित परिवारों को थोड़ा बहुत मुआवजा दिया गया है, लेकिन जो सिंचित असिंचित खेती थी उस बारे में न नहरों का निर्माण किया गया, न गुलों का निर्माण किया गया, न उनकी बहाली के लिए कोई कदम उठाए। हमने ये वहाँ पे बाकी टीम को भी हमने ये एक्टिवेट किया हुआ है कि अगर किसी जगह पर भी आपको थोड़ी भी शिकायत प्राप्त होती है उसको भी त्वरित रूप से कमेटी के माध्यम से जाँच करा लें। राजाजी टाइगर रिजर्व में मंगलवार को एक नया मेहमान इंट्रोड्यूस हुआ है और ये मेहमान थी 5 साल की बाघिन, जिसे सुबह सवेरे सुरक्षा व्यवस्था के बीच कॉर्बेट से 180 किलोमीटर का सफर तय कर राजाजी पार्क में लाया गया। देहरादून के पास राजाजी पार्क के वेस्टर्न हिस्से को आबाद करने की लगातार कोशिश हो रही है। यहाँ अब टाइगर लाए जा रहे हैं। पहला टाइगर ट्रांसलोकेशन 2019 में हुआ, जब यहाँ कॉर्बेट से एक टाइगर लाया गया। 2020 में दूसरा और अब मंगलवार को तीसरी बार टाइगर ट्रांसलोकेट किया गया। कॉर्बेट के जंगलों में 5 साल की बाघिन को ट्रैंकुलाइज किया गया और फिर चंद घंटों में 180 किलोमीटर दूर का सफर तय करते हुए उसे राजाजी टाइगर रिजर्व में लाया गया। 3 बाघों को अभी तक वहां पर लाकर छोड़ा गया है और हमारा विश्वास है कि कुछ समय बाद हम 2 बाघ और लाएंगे और उससे हमारे लिए ये संभव होगा कि एक फाउंडर पॉपुलेशन के रूप में काम करेंगे। बाघिन को करीब 1 हेक्टेयर एरिया में बनाए गए नेचुरल बाड़े में रखा गया है। डॉक्टर्स और पार्क प्रशासन की टीम लगातार उसकी निगरानी कर रही है। नए माहौल के अभ्यस्त होते ही अगले कुछ दिनों बाद राजाजी के घने जंगल में उसे रिलीज कर दिया जाएगा। तो बाड़े में रखने का आशय ये है कि किसी जानवर को जब ट्रैंकुलाइज किया गया है तो उसकी रिकवरी पूरी तरह कंप्लीट हो गई है और कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार की कठिनाई नहीं है, जब उसको हम बहुत गहन रूप से। कॉर्बेट से राजाजी में अभी 2 और टाइगर लाने की योजना है। टाइगर पार्क के ईस्टर्न पार्ट में पहले ही 34 से ज्यादा टाइगर हैं, तो वेस्टर्न पार्ट में भी अब 4 टाइगर हो गए। अब उम्मीद है कि ये हिस्सा भी जल्दी बाघों से गुलजार होगा। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील और प्रभात की रिपोर्ट। और चलिए एक नजर डालेंगे पहाड़ों की टॉप 10 खबरों पर।